बच्चों हम बात कर रहे थे अध्याय संख्या 6 के बारे में, जिसके 2 भाग हमारे पूर्ण हो चुके थे। वहीं इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे भाग संख्या 3 में प्राचीन नगरों के बारे में, जिनमें देखेंगे हम्पी, मसूलीपट्टनम और सूरत का जो नगरीय विकास का क्रम है उनके बारे में। हम्पी की वास्तुकला के सौंदर्य। सर्वप्रथम हम्पी नगर के बारे में बात करते हैं। कृष्णा और तुंगभद्रा नदी घाटियों के बीच में स्थित हम्पी नगर 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का ही क्या था, एक अंग था। बच्चों यहाँ पे बात हो रही विजयनगर साम्राज्य की, तो 1336 में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की क्या की, स्थापना की। और इसी साम्राज्य का एक अंग था हम्पी नगर, जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में स्थित था। यह नगर उच्च कोटि की किलेबंदी से घिरा हुआ था, अर्थात इस नगर के चारों तरफ क्या थी, ऊंची ऊंची दीवारें, किलेबंदी के द्वारा यह नगर क्या था, घिरा हुआ था। किले की दीवारों के निर्माण में गारे और चूने जैसे किसी भी जोड़ने वाले मसाले का प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि शिलाखंडों को आपस में गूंथ करके इन्हें निर्मित किया गया। अर्थात ये जो किलेबंदी की गई है, इसको विभिन्न शिलाखंडों को आपस में एक दूसरे के अंदर गूंथ करके इसका प्रयोग किया गया। इसमें किसी भी प्रकार के गारे, चूने या फिर मसाले का प्रयोग नहीं किया गया। यह नगर वास्तुकला की दृष्टि से विशिष्ट था और यहाँ के जो शाही भवन है उसमें भव्य मेहराब और गुंबद देखे जा सकते हैं। यहाँ पर बने स्तंभों वाले विशाल कक्षों में मूर्तियां रखने के लिए विभिन्न आले बने हुए थे। अर्थात यहाँ पे जो विशाल कक्ष बने हुए थे, बड़े बड़े भवन बने हुए थे, उनमें मूर्तियां रखने के लिए अलग से विभिन्न आले बने हुए थे। 15वीं और 16वीं शताब्दियों में हम्पी वाणिज्यिक और सांस्कृतिक दृष्टि से क्या था, समृद्धिशाली केंद्र था। और यहाँ के बाजारों में मुस्लिम सौदागरों, चेट्टियों और यूरोपीय व्यापारियों, और इनमें भी मुख्यतः बात करें तो वो है पुर्तगाली, इनके एजेंटों का यहाँ पे क्या रहता था, जमाव लगा हुआ रहता था। देखें बच्चों, हम्पी के अहाते की टूटी हुई दीवार से एक बुर्ज का दृश्य दिखाई दे रहा है। सांस्कृतिक गतिविधियों के मुख्य केंद्र यहाँ कौन थे, मंदिर थे। और इन मंदिरों में देवदासियां विशाल कक्षों में विरूपाक्ष यानी जो भगवान शिव है उनकी प्रतिमा, राजा और जो प्रजाजन है उनके समक्ष क्या करती थी, नृत्य करती थी। यहाँ पे बच्चों एक बात ध्यान रखें, जो दक्षिण भारत के मंदिर हैं उसमें देवदासी प्रथा अत्यधिक प्रचलित थी। यहाँ पे क्या होता था, देवदासियां इन मंदिरों में नृत्य किया करती थी। महानवमी पर्व, दक्षिण में नवरात्रि पर्व इसी को कहा जाता है, महानवमी के पर्व को। यह हम्पी का क्या है, एक महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। अर्थात जो हम्पी नगर है उसके महत्वपूर्ण पर्व की बात करें तो वो कौन सा है बच्चों, महानवमी पर्व। पुरातत्वविदों के अनुसार महानवमी मंच की खोज की गई और यहाँ राजा अपने अतिथियों का क्या करता था, स्वागत सत्कार करता। अधीनों से नजराने और उपहार जो राजा के लिए लेके आते थे उनको ये स्वीकार करते, और यहीं पे बैठकर राजा द्वारा जो विभिन्न कार्यक्रम इन मंचों पर होते थे उन्हें देखा जाता था। हम्पी के जो विठल स्वामी का मंदिर है उसमें पत्थर का बना ये जो रथ है वो आप इस डायग्राम के अंतर्गत देख सकते हैं। 1565 में दक्कनी सुल्तान, बात करें बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बरार और बिदर, जो दक्षिण की 5 मुख्य रियासतें थी, इनके बारे में, इनके द्वारा क्या किया गया, विजयनगर साम्राज्य के ऊपर आक्रमण किया गया और जिसमें विजयनगर की क्या हुई, पराजय हुई। और इस पराजय के बाद में जो इस साम्राज्य का एक अंग था हम्पी, इस नगर का क्या हो गया, विनाश हो गया। तो इस प्रकार से हमने देखा बच्चों जो हम्पी नगर है वो किस प्रकार से उद्भव होता है, विकसित होता है और अंत में क्या हो जाता है, पतन में लीन हो जाता है। अब बात करते हैं सूरत, जिसे पश्चिम का प्रवेश द्वार के नाम से भी जानते हैं, इस नगर के बारे में। यह मुगल काल में कैम्बे यानी जो खंबात की खाड़ी है उसके लिए सब प्रयोग है कैम्बे, और कुछ समय बाद के जो अहमदाबाद है इसके साथ साथ गुजरात के पश्चिमी व्यापार का क्या था, प्रमुख वाणिज्य का केंद्र बन गया था सूरत नगर। यह ओरमुज यानी होरमुज की खाड़ी से होकर पश्चिमी एशिया के साथ में व्यापार करने का क्या था, मुख्य द्वार था। अर्थात पश्चिमी एशिया वाले क्षेत्रों में व्यापार करने के लिए जो मुख्य द्वार का कार्य करता था वो कौन करता था, सूरत नगर करता था। यहाँ से बहुत से हज यात्री जहाजों के द्वारा हज के लिए रवाना होने के कारण इसे मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता है। जो हज यात्रा करते थे वो यात्री जहाजों के द्वारा यहाँ से हज के लिए रवाना होते थे, इसीलिए
जो मक्का है, मक्का का प्रस्थान द्वार किसे कहा जाता है? सूरत नगर को कहा जाता है। यह एक सर्वदेशी नगर था, यहाँ सभी जातियों और धर्मों के लोग रहते थे। सर्वदेशी नगर का मतलब है बच्चों, यहाँ पर विभिन्न जातियों और विभिन्न धर्मों के लोग क्या रहते थे? एक साथ रहते थे। 17वीं शताब्दी में यहाँ पुर्तगालियों, डचों और अंग्रेजों के कारखाने और माल के गोदाम विकसित हो गए थे। धीरे धीरे यहाँ पर क्या हो गया? अंग्रेजों ने अपनी कोठियां और कारखाने स्थापित कर लिए। अंग्रेज इतिहासकार है बच्चों ओविंगटन, इन्होंने 1689 में सूरत बंदरगाह के बारे में क्या लिखा है कि देखें, किसी भी वक्त पर भिन्न भिन्न देशों के औसतन 100 से ज़्यादा जहाज इस बंदरगाह पर लंगर डाले हुए देखे जा सकते हैं। अर्थात जो ओविंगटन है अंग्रेजी इतिहासकार, इनके द्वारा कहा गया है कि सूरत जो बंदरगाह है वहाँ पर किसी भी समय यदि आप देखोगे तो विभिन्न देशों के 100 से अधिक जो जहाज हैं वो लंगर डाले हुए इस बंदरगाह के ऊपर देखे जा सकते हैं। सूरत में ऐसी अनेक दुकानें हैं जो सूती वस्त्र थोक और फुटकर कीमतों पर बेचते थे। यहाँ का जो सूती वस्त्र उद्योग है वो सबसे अधिक क्या था? उन्नत किस्म का था। यहाँ के वस्त्र सुनहरे गोटा किनारियों, जिन्हें जरी के नाम से जानता है, के लिए क्या थे? प्रसिद्ध है। अर्थात जो यहाँ के वस्त्र हैं वो जरी के लिए प्रसिद्ध है। अर्थात जरी उद्योग यहाँ का क्या था? अत्यधिक प्रसिद्ध था। इनके लिए बाजारों की बात करें तो पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और जो यूरोपीय क्षेत्र है वो इनके लिए क्या काम करते थे? बाजारों का काम करते थे। यहाँ बाहर से आने वाले लोगों में विशेषतः बात करें व्यापारी लोगों की, इनके लिए जगह जगह क्या होते थे? विश्राम गृह बनाए जाते थे इन व्यापारियों के रहने के लिए। सूरत में काठियावाड़ी शहरों और महाजनों की क्या थी? बड़ी बड़ी कंपनियां थी। जो धनी वर्ग हैं इनके द्वारा यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित की गई थी। यहाँ से जो जारी की गई हुंडियाँ होती है वो दूर दूर तक, अर्थात मिस्र में काहिरा, इराक में बसरा और बेल्जियम के एंटवर्प इत्यादि क्षेत्रों के जो बाजार हैं उनमें जो सूरत से जारी की गई हुंडियाँ होती थी उन्हें क्या प्राप्त होती थी? मान्यता प्राप्त होती थी विश्व के अन्य क्षेत्रों में भी। अब देखें बच्चों कि जो हुंडी है वो क्या है। तो हुंडी एक विशेष प्रकार का दस्तावेज है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज रहती है और हुंडी को कहीं अन्यत्र प्रस्तुत करके जमा की गई राशि प्राप्त की जा सकती है। अर्थात ये क्या है बच्चों? एक विशेष प्रकार का दस्तावेज है जिसमें जो रकम ली गई है या फिर जो रकम दी गई है उसका यहाँ पर क्या रहता है? पूरा रिकॉर्ड दर्ज रहता है और इसे किसी भी क्षेत्र में या फिर दूसरे क्षेत्र में इसे जमा करवा कर क्या लिया जा सकता है? उसके बदले में पैसे लिए जा सकते हैं। तो सूरत से जो ये हुंडियाँ जारी होती थी इन्हें विश्व के अन्य क्षेत्रों में भी क्या थी? मान्यता प्राप्त थी। इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि सूरत का जो व्यापारिक महत्व है वो अत्यधिक था। सूरत के इतने समृद्धिशाली शहर होने के बावजूद 17वीं शताब्दी में इसका पतन क्या हो गया था? प्रारंभ हो गया था। अब इस नगर का भी धीरे धीरे क्या हो रहा है? पतन प्रारंभ हो रहा है। और इसके पतन में जो प्रमुख कारण है वो देखें कि मुगल साम्राज्य की बात हमने पहले की थी। 17वीं शताब्दी में मुगलों का क्या हो जाता है? पतन हो जाता है और इनके पतन के कारण बाजारों की जो उत्पादकता है वो क्या हो गई? कम हो गई। कम होने से इन नगरों का क्या हो गया? विनाश हो गया। पुर्तगालियों के द्वारा समुद्री मार्गों पर नियंत्रण कर लिया। इससे यहाँ का क्या हुआ? व्यापार प्रभावित हो गया। मुंबई, जिसे वर्तमान में मुंबई के नाम से जानते हैं, इससे प्रतिस्पर्धा थी। 1668 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अपना मुख्यालय मुंबई में स्थापित किया जाता है जिससे इसको क्या मिली? कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। वर्तमान में जो सूरत नगर है वो पुणे एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र के रूप में क्या है? स्थापित नगर है जो गुजरात राज्य के अंतर्गत स्थित है। तो बच्चों इसमें हमने देखा कि जो सूरत है वो किस प्रकार से उभरा और किस प्रकार से उसका पतन हुआ और वर्तमान में सूरत पुणे एक वाणिज्यिक और व्यापारिक केंद्र के रूप में अपना स्थायित्व बरकरार रखे हुए है। अब जो तीसरा नगर है वो है मसूलीपट्टनम, जिसे मछलीपट्टनम के नाम से भी जाना जाता है। देखें, कृष्णा नदी के डेल्टाई क्षेत्र में स्थित मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम नगर 17वीं शताब्दी में भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का क्या है? एक प्रमुख केंद्र है। अब इसकी बात करें तो ये भी बच्चों जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है या भारतीय उपमहाद्वीप का दक्षिण वाला भाग है वहाँ का क्या है? एक प्रमुख नगर है। मसूलीपट्टनम के आंध्र तट के महत्वपूर्ण पतन होने के कारण हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों देशों की जो ईस्ट इंडिया कंपनियां हैं इन्होंने इस पर क्या करना चाहा? नियंत्रण करना चाहा। अब जो भारत और इसके आसपास का जो उपमहाद्वीप का क्षेत्र है वो किस नाम से जाना जा रहा है? यहाँ पे
ईस्ट इंडिया के नाम से। अर्थात जो ईस्ट वाला भाग है, ईस्ट वाले भाग में व्यापार करने के लिए जो यूरोप के विभिन्न देश है, इनके द्वारा विभिन्न कंपनियां बनाई जाती है। जैसे हॉलैंड के देश के जो निवासी या फिर व्यापारी हैं, उनके द्वारा निर्मित की जाएगी कंपनी, तो वो होगी हॉलैंड ईस्ट इंडिया कंपनी, और अंग्रेजों के द्वारा होगी तो वो होगी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इन देशों के साथ में व्यापार करने के लिए जो ये यूरोपीय देश हैं, वो अपनी अपनी कंपनियां स्थापित कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो मसूलीपट्टनम है, इसके साथ व्यापार करने के लिए हॉलैंड और इंग्लैंड, इनकी दो कंपनियां हैं, ईस्ट इंडिया कंपनियां, इनके क्या हुए, यहाँ पे नियंत्रण करने के प्रयत्न प्रारंभ हो गए। यहाँ का किला जो है मसूलीपट्टनम का, वो हॉलैंड वासियों के द्वारा बनाया गया। गोलकुंडा के कुतुबशाही शासकों ने वहाँ का व्यापार पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में जाने से रोकने के लिए कपड़ों, मसालों और जो अन्य वस्तुएं, इनकी बिक्री पर शाही एकाधिकार को लागू किया। अर्थात जो गोलकुंडा के कुतुबशाही शासक है, इन्होंने अपने व्यापार को इन कंपनियों के हाथों में जाने से रोकने के लिए क्या किया कि जो एकाधिकार है, उसका एकाधिकार का जो प्रपत्र है वो जारी किया। जब मुगलों ने गोलकुंडा तक अपनी शक्ति बढ़ा ली, तो उनके प्रतिनिधि है मीर जुमला, जो एक सौदागर है, इन्होंने क्या किया, हॉलैंड वासियों और अंग्रेजों को आपस में लड़ाना शुरू कर दिया। इसी क्रम में बच्चों 1686 और 87 में मुगल बादशाह हैं औरंगजेब, इनके द्वारा गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला दिया जाता है, और यूरोपीय कंपनियों के सामने अब नए विकल्प ढूंढने की समस्या खड़ी हो गई। कंपनी की नई नीति के अंतर्गत इतना ही पर्याप्त नहीं था कि जो भीतरी प्रदेश हैं उनमें उत्पादन केंद्रों से संबंध बनाए रखे, बल्कि कंपनी के लिए अब राजनीतिक, प्रशासनिक और जो वाणिज्यिक भूमिका है वो भी अदा करनी पड़ेगी। अब जो कंपनी क्या कर रही थी, पहले तो केवल व्यापारिक क्रियाएं या फिर व्यापार ही कर रही थी। अब व्यापार के साथ साथ में कंपनी को राजनीतिक कार्य, प्रशासनिक कार्य और जो वाणिज्यिक कार्य है उनका मुख्य कार्य था, इसको भी साथ साथ में देखना पड़ेगा। अर्थात कंपनी की अब क्या हो रही है बच्चों, दोहरी भूमिका यहाँ पे कंपनियां निभाएगी। व्यापार के साथ साथ में इन क्षेत्रों का प्रशासन और राजनीति में भी कंपनियां क्या करेगी, दखल देगी। कंपनी की व्यापारी जब बंबई, कलकत्ता और मद्रास चले गए, तब यह नगर अपना व्यापार और समृद्धि दोनों को ही खो बैठा, और 18वीं शताब्दी के दौरान इसका पतन हो गया, और आज भी एक छोटे से जीर्ण शीर्ण नगर से अधिक ये नगर कुछ भी नहीं है। अर्थात इसमें हमने देखा कि बच्चों जो ये मसूलीपट्टनम नगर है, ये पूर्ण रूप से किसके ऊपर था, जो अंग्रेज और जो हॉलैंड वासी हैं, अर्थात जो यूरोपीय है, इनकी कंपनियां यहाँ पे आई और इन्होंने यहाँ पर व्यापार का विकास किया, और इन्हीं व्यापार के विकास से इस नगर का विकास हुआ, और इनके बाद में बंबई, कलकत्ता और जो मद्रास के जो केंद्र है वो अधिक विकसित होने के कारण इस नगर का क्या हो गया, पतन प्रारंभ हो गया, और ये नगर आज भी क्या है, एक छोटा सा नगर है। अब देखें मछुआरों का एक गरीब नगर मसूलीपट्टनम। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के एक गुमास्ता हैं विलियम मैथवेल्ट, इन्होंने 1620 में लिखा है मसूलीपट्टनम के बारे में। बच्चों देखें, यह गोलकुंडा का मुख्य पतन है, जहां परम पूज्य ईस्ट इंडिया कंपनी अपना क्या रखती है, एजेंट रखती है। अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे क्या कर रही है, व्यापार कर रही है, और वहां पे अपने एजेंट रख रही है। ये एक छोटा सा नगर है, पर घना बसा हुआ है, अर्थात जनसंख्या अधिक है, बिना किसी चार दीवारी के और खराब तरीके से बना हुआ है, न ही ये अच्छी जगह पर स्थित है। इसके सभी जल स्रोत क्या हैं, खारे पानी के हैं। पहले ये एक गरीब मछुआरा नगर था, यहाँ पर क्या रहता था, समुद्री मछुआरे रहते थे। आगे चलकर यहाँ जहाज़ों के लिए लंगर डालने की सुविधा हो गई, जिससे व्यापारी लोग क्या हो गए, धीरे धीरे यहाँ रहने लगे। चूँकि हमारे लिए, अर्थात ये किसकी बात हो रही है, अंग्रेजों की, अंग्रेजों के लिए हॉलैंड के निवासी यहाँ इस तट पर आते जाते रहते थे, और उनके निवास की व्यवस्था ये नगर करता था। तो बच्चों इस प्रकार से हमने देखा कि इस भाग में जो हम नगर देखे, हम्पी, सूरत और मसूलीपट्टनम, इन नगरों का किस प्रकार से तो विकास हुआ और किस प्रकार से इन नगरों का पुनः पतन हो गया, इसके बारे में ये भाग यहीं समाप्त होता है। और इसके अगले भाग में मैं बात करूंगा बच्चों नए नगर और व्यापारियों के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।